पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अर्थ क्या है और इसका किस तरह से विकास हुआ और इसकी कार्यप्रणाली कैसी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से एक दूसरे को सहयोग करके और किसानों से प्रोक्योरमेंट प्राइस पर अनाज एकत्रित करके और उसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से फिर राज्य सरकारों तक पहुंचाना और राज्य सरकार उसे किस तरह से फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। अब ये इतना महत्वपूर्ण प्रणाली जो विकसित की गई है, तो ये किस तरह से देश के नागरिकों को लाभान्वित करती है, इसका महत्व क्या है और इसकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि बहुत सी बातें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में होती रहती है। तो हम लोग यहाँ पर ये भी देखना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या है और क्यों इसे जारी रखा जाना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा प्रणाली है और विश्व के भारत में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, करोड़ों लोगों तक ये जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराने की एक बहुत बड़ी योजना है और इसे जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के या तो नीचे रह रहे हैं या गरीबी रेखा के निकट हैं। तो इसका महत्व क्या है, इसके कुछ बिंदुओं में देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो इसका महत्व यही है कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये इंश्योर करता है, ये निश्चित करता है कि वो लोग जिन्हें भोजन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन्हें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिले, यानी कि पोषण सुरक्षा मिले और भोजन मिल सके। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका महत्वपूर्ण पहलू है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से हम बड़ी संख्या में लोगों को एक निश्चित पोषण और खाद्य उपलब्ध करा पाते हैं। प्रक्रिया तो हमने पहले ही आपको बताई है। दूसरी चीज ये है कि चूंकि हमारे देश में अभी भी कृषि जो है एक जुआ है और हर एक वर्ष प्रत्येक वर्ष एक जैसा अनाज उत्पादन नहीं हो पाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उत्पादन अगर कम हुआ तो अनाज की कीमत बहुत बढ़ जाती है और इसके कारण से जो हमारे देश में जो रहने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं, लगभग 30 से 40 करोड़ लोग होंगे जो अनाज जिनके लिए खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग जो अनाज नहीं खरीद पाएंगे, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, कीमतों को निर्धारित रखना पड़ेगा और कीमत बढ़े नहीं अनाज की, क्योंकि ये बेसिक नीड है, आधारभूत चीज है। तो ये कीमत न बढ़े, इसमें भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारी मदद करता है। तो स्टेबलाइजिंग द फूड प्राइसेस, यानी कि जो हमारी खाद्यान्न की कीमतें हैं उसको स्टेबलाइज करके रखती है। तो ये भी इसका एक बड़ा महत्व है, स्टेबलाइजिंग द फूड प्रोसेस। इसके अलावा जो अनाज हम इकट्ठा करते हैं, उस अनाज को इकट्ठा करके और उसे उसका एक बफर स्टॉक बनाते हैं, एक बड़ा एक भंडार बनाते हैं कि जब कभी अकाल हो जाए, जब कोई ऐसी महामारी हमारे देश में हो, कोई ऐसा बड़ा संकट आ जाए, कोई आकस्मिक परिस्थिति पैदा हो जाए, जब अनाज का उत्पादन कम हो जाए, जब हमारे किसान उस लेवल तक उत्पादन नहीं कर पाए कि सारे लोगों का पेट हम भर सकें, तो उसके लिए बफर स्टॉक कैसे बनेगा। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से हम बफर स्टॉक का भी निर्माण करके रखते हैं कि जरूरत पड़ने पर उस अनाज का उपयोग उस संकट का सामना करने के लिए कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अब कई ऐसे राज्य हैं जहां अनाज का उत्पादन अच्छा होता है, किसी राज्य में गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और अभी तो मध्य प्रदेश में भी गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ है। तो बहुत सारे राज्यों में गेहूं का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। कई हमारे राज्य हैं जहां चावल का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, हमारे बंगाल है, बिहार है, पंजाब है और छत्तीसगढ़ है और भी कई राज्य हैं जहां पर कि चावल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। कई राज्यों में दालों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, कई राज्यों में मोटे अनाज का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो इन अनाजों का जो उत्पादन हो रहा है, तो एक जगह किसी फसल का उत्पादन ज्यादा हुआ, किसी अनाज का उत्पादन हुआ और दूसरी जगह उत्पादन कम हुआ या नहीं हुआ, तो हम उन जगहों पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से वो जरूरी अनाज पहुंचा पाते हैं जहां पर कि वो अनाज का उत्पादन नहीं हुआ। तो दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स ऑफ द सरप्लस ग्रेन सरप्लस इन दोज रीजन वेयर इट इज डेफिशिएंट, यानी जहां पर कमी है वहां पर हम
उन अनाज को जो हमारे पास सरप्लस हो गए हैं हम उन्हें पहुंचा सकते हैं। फिर एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इसके पीछे कि हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करते हैं। भारत सरकार जो है एक एमएसपी तय करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ वो प्राइस जिस पर भारत सरकार जो है किसानों से अनाज खरीदती है, वास्तविक तौर पर खरीदती है, वो प्रोक्योरमेंट प्राइस है। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है वो किसानों के लिए बड़ा मोटिवेशनल होता है कि भाई हम चाहे जो भी उत्पादन करें, ज्यादा करें या कम करें, सरकार हमसे इतनी कीमत पर तो अनाज खरीदेगी ही। यानी कि हमारा जो उत्पादन अगर बहुत ज्यादा भी हुआ तो हमारा अनाज बर्बाद नहीं जाएगा, भले ही हमारे पास स्टोरेज हो या ना हो। तो सरकार इस बात की गारंटी देती है किसानों को, उत्पादकों को, कि आप चाहे जितना भी अनाज का उत्पादन करिए, हम उस अनाज को आपसे इस कम से कम कीमत पर जरूर खरीदेंगे। तो इस बात से उत्पादन में उछाल आता है। इस बात से किसान उत्पादन के लिए ज्यादा मेहनत करते, ज्यादा परिश्रम करते हैं और इससे उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। तो इससे प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी हमको मदद मिलती है और हमारे देश की जो समस्या है, जो खाद्यान्न की समस्या है, वो आसानी से हल हो जाती है। तो देखिए, ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, प्रत्यक्ष रूप से तो हम उन लोगों तक अनाज पहुंचाते हैं या जरूरी वस्तु पहुंचाते हैं जो वास्तविक तौर पर गरीब हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से कई लाभ हमें मिल गए। जैसे हमने कीमतों की, जो अनाज की कीमतों में जो वृद्धि हो रही थी उसे हमने स्टेबलाइज कर लिया। इस बहाने हमने संकट के समय के लिए बफर स्टॉक बना लिया। इस बहाने हमने उन क्षेत्रों को भी भोजन पहुंचा दिया, अनाज पहुंचा दिया जहां पर वो अनाज का उत्पादन कम था। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से ये तैयार कर दिया कि आप चाहे जितना भी उत्पादन करिए, आपको एक निश्चित कीमत मिलेगी, सरकार उसके लिए आपको भरोसा देती है। तो इससे जो है उत्पादन में वृद्धि होती है और अकाल की स्थितियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इतना बड़ा सिस्टम पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में चलाना ये कठिन काम है। तो इससे संबंधित कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और वो समस्याओं पर नजर डालना भी जरूरी है। जैसे सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारे देश के बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और सभी के पास राशन कार्ड है, तो हितग्राही कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी की पहचान करना कि ये वास्तविक रूप से गरीब है और इन्हें अनाज की वास्तविक जरूरत है, ये पहचान करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में, फिर ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में ये जानना कि कौन वास्तविक तौर पर इसका बेनिफिशियरी हो सकता है या कौन नहीं है, जो झूठा जिसने कार्ड बना लिया है और उसकी जो है गलत उपयोग कर रहा है उस अनाज का, तो ये पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है और उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है कि उन लोगों को जो वास्तविक बेनिफिशियरी नहीं है यानी हितग्राही नहीं है, उन्हें उस सूची से बाहर करना, और वो लोग जो वास्तविक हितग्राही हैं तो उन्हें उसमें जोड़ना। तो ये जो लीकेज है, ये जो समस्या है, अगर इसको हल कर लिया जाए तो हमारा जो फूड ग्रेन है, हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो अनाज है, वो सही व्यक्तियों तक पहुंचेगा और इससे हमें गरीबी को दूर करने में भी मदद मिलेगी। फिर एक बात और, क्योंकि हम अनाज को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से निकाल करके वहाँ, या हमारे जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ से निकाल करके, एक जगह से निकाल करके, एक जिले से लेकर के, एक राज्य से लेकर के दूसरे, एक राज्य के एक जिले से दूसरे जिलों तक ले जाते हैं। तो ये जो दूसरे जिलों तक ले जाते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट लीकेज की बड़ी समस्या होती है, यानी कि अनाज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, रास्ते में अनाज की मात्रा कम हो जाती है, चोरी हो जाती है, वो जो है बड़ी मात्रा में अनाज बारिश
बारिश हो गई, खराब हो जाता है। तो ये जो लीकेज है हमारा, ये भी एक गंभीर समस्या है। तो ट्रांसपोर्ट लीकेज शुड बी इंडेड। अगर ये ट्रांसपोर्ट लीकेज को हम खत्म कर दें और ब्लैक मार्केटिंग को खत्म कर दें। अब होता यह है कि जो उचित मूल्य की दुकान है, अनफेयर प्राइस शॉप है, जब वहां पहुंचता है तो कई बार ये होता है लोग जो है वो अनाज लेने आते ही नहीं है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तंत्र उतना विकसित नहीं था, वर्तमान में भी बहुत विकसित नहीं है। और जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है तब तो तंत्र, वो जो तंत्र होता है वो भी खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये होता है जो फेयर प्राइस शॉप होते हैं वो जानकारी नहीं पहुंचा पाते या लोग जानकारी नहीं ले पाते। तो इसके कारण से क्या होता है कि जो फेयर प्राइस शॉप का जो मालिक है या जो चला रहा है वो अनाज को बेच देते हैं, उस अनाज को बेच करके और उसको जो है उससे पैसा कमा लेते हैं। तो वास्तविक जो हितग्राही है, जो बेनिफिशियरी है, उन तक पहुंच नहीं पाता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो मकसद है उसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर कभी कभी ऐसी भी समस्या होती है कि अनाज जो है सरकार खरीदती है, चाहे वो राज्य सरकार खरीदे अपने वेयर हाउसेज के लिए, अपने गोडाउन्स के लिए, या फिर केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीदे। जब बड़े पैमाने पर अनाज खरीदे जाते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस पर, तो कई बार ओपन मार्केट में अनाज की कमी हो जाती है। और ओपन मार्केट माने खुले बाजार, जो सामान्य व्यक्ति, जो हितग्राही नहीं है, जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज नहीं ले रहे हैं, उनके लिए ये कीमतें कई गुना बढ़ जाती है। तो ये चीज भी सरकार को देखनी होती है कि ऐसी स्थिति न निर्मित हो कि बहुत सारे लोगों को तो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज पहुंचा पा रहे हैं और सही कीमत पर पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनको सही कीमत पर अनाज, अगर वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है या अबव पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन या एपीएल में नहीं आते हैं, लेकिन वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी तो अनाज खरीद रहे हैं, तो उनके लिए कीमतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, उन्हें समुचित मूल्य पर वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। तो जब बाजार में शॉर्टेज हो जाएगा तो ये भी एक समस्या होती है, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना होता है। तो स्टोरेज प्रॉब्लम एक अलग समस्या है। कभी कभी ये होता है कि उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है, उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, चाहे गेहूं का हो, चावल का हो या कोई दूसरे मोटे अनाजों का। अब बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, सरकार के पास जो उतने स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है, बारिश होती है या कोई ऐसी प्राकृतिक विपदा आती है, अनाज खराब भी हो जाते हैं। तो ये भी एक गंभीर समस्या है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर कई बार ऐसा होता है कि किसान, चूंकि हमारी जो सरकारें हैं वो ज्यादातर गेहूं या चावल या इस तरह के अनाजों को प्रोक्योरमेंट प्राइस पर खरीदना चाहती है। अब मोटे अनाजों का जो है उत्पादन कम हो गया है, जिसके कारण से किसान जो है वो अनाज ज्यादा उपजाते हैं जो आसानी से वो जो सरकार को बेचा जा सके। तो मोटे अनाज जो होते हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इन सब चीजों के लिए भी हमें एक समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि इनकी एक अलग उपयोगिता है मोटे अनाजों की, हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अनाज के दृष्टिकोण से, भोजन के दृष्टिकोण से, तो इसकी भी जरूरत होती है। तो ये भी एक समस्या इससे रिलेटेड होता है। एक और गंभीर समस्या ये होती है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होते हैं उनके बीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ये होता है कि जब बहुत सालों तक इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, फर्टिलाइजर का यूज, केमिकल फर्टिलाइजर, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स और पेस्टिसाइड्स बड़े पैमाने पर यूज करते, तो जो हमारी जमीन की गुणवत्ता है वो भी खराब हो जाती है। तो ये एक पर्यावरणीय संकट खड़ा हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये जो पॉल्यूशन होता है इसके कारण बहुत से राज्यों में समस्या आने लगी है। जैसे कि एक स्टडी के मुताबिक पंजाब है, हरियाणा है, ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस स्टेट के अंतर्गत आ गए हैं, यानी इन पर पर्यावरणीय दबाव है। अगर यही प्रोसेस ऐसे सालों तक चलता रहा तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यहाँ की जमीनें जो है अनुर्वर हो जाएगी, जो है फर्टाइल नहीं रह जाएगी, उपज नहीं दे पाएंगी। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इस कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली जहां एक तरफ हमारे लिए बहुत लाभदायक है, वहीं दूसरी तरफ इसकी कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें ब्लैक मार्केटिंग भी हो जाती है, जो फेयर प्राइस शॉप है वो जो चलाने वाले लोग हैं वो बेनिफिशियरी तक प्रॉपरली पहुंचा नहीं पाते सामान को। तो इस
इसको रोकने के क्या कोई उपाय किए गए हैं, प्रयास किया गया है? जैसे एक वाधवा कमेटी बनी थी, उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिए और उसके आधार पर सरकार ने काम भी किए। पहली चीज तो ये है कि आजकल आधार है ना, आधार सभी के पास है, तो जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जो हितग्राही हैं, उनको आधार से लिंक कर दिया गया है, उनके राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया गया है। दूसरा यह है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जो राशन कार्ड है उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, यानी कि वो जो फेयर प्राइस शॉप वाले जो दुकानदार होते हैं जिनको बांटना होता है, वो कंप्यूटराइज करके उन सबके नाम, पता, उनके परिवार के लोगों की जानकारी सब एक कंप्यूटर पे आ गया, तो डिजिटलाइज हो गया। ये उससे पूरी एक क्लिक से ही काफी सारी जानकारी मिल जाती है, सूचना पहुंचाने में मदद मिलती है, तो डिजिटलाइजेशन हो गया। इसके अलावा जो फेयर प्राइस शॉप जो एलोकेट किए जाते थे, इसमें भी बहुत धांधली होती थी, तो फेयर प्राइस शॉप को एलोकेट करने के लिए भी कंप्यूटराइजेशन किया गया है कि जो भी राज्य फेयर प्राइस शॉप एलोकेट करेंगे तो किसको कर रहे हैं, उसके मापदंड तय हैं कि फेयर प्राइस शॉप जिसको दिया जाएगा वो कौन होगा, कि कौन व्यक्ति होगा, उसका स्थान क्या होगा, जगह कैसी होगी, किन व्यक्तियों को ये एलोकेट किया जाएगा, इसको लेकर भी कंप्यूटराइज किया गया है और एलोकेशन के सिस्टम को बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा जो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता था, इसमें भी गड़बड़ी होती थी कि भाई ट्रक में अनाज भरा और एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहे हैं या एक शहर के अंदर ही दूसरी जगह ले जा रहे हैं, अब पता चला रास्ते में जो है अनाज कम हो गया, तौलने की इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, जिसके कारण इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जीपीएस प्रणाली से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। अब अगर कहीं भी अनाज कम होगा या ट्रक रुकेगा या जो गाड़ी रुकेगी तो उसकी जानकारी जो है उस सिस्टम को, कंप्यूटर को मिल जाएगी। इससे भी जो है इसका जो लीकेज है वो कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा SMS बेस्ड मॉनिटरिंग, जैसे हमें बताया कि आजकल कंप्यूटराइज हो गया है डाटा, कंप्यूटर पे फेयर प्राइस शॉप के जो हितग्राही हैं, बेनिफिशियरीज हैं, उनको दर्ज किया गया है। तो जब भी फेयर प्राइस शॉप से सामान का वितरण किया जाना है, अनाज का वितरण किया जाना है, तो इसकी जानकारी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के द्वारा उन लोगों को पहुंचा दी जाती है। जिनके पास मोबाइल नहीं है उन्हें अन्य तरीकों से जानकारी दे दी जाती है और इस तरह से प्रत्येक हितग्राही को यह पता हो कि हमें कब अनाज लेने के लिए जाना है और कब नहीं जाना है। इससे भी जो लीकेजेस हैं हमारे, उसको कंट्रोल हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कम कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया, कई ऐसी कमिटीज थी, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भाई ये जो आप अनाज इतना सारा बांटते हो, अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसमें बहुत सारा अनाज बर्बाद होता है, कई बार पानी में गीला हो जाता है, ये सब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों को फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराना है तो उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको आप पैसा दे दीजिए, उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा दीजिए। उनकी मर्जी है वो कितना अनाज खरीदें, कौन सा अनाज खरीदें, कब खरीदें, ये आपको गाइड करने की जरूरत नहीं होगी। इससे फायदा ये होगा कि लोगों के हाथ में पैसा पहुंच जाएगा और अनाज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो बहुत सारा व्यय करना पड़ता है, बहुत सारी जो दुकानें तय करनी पड़ती है, जिसके कारण जो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, वो सब करना नहीं पड़ेगा। और जब लोगों के पास पैसा रहेगा, कुछ निर्धारित दुकानें होंगी, कुछ निर्धारित शॉप होंगे और एक नहीं वो कई होंगे, उन दुकानों से वो खरीद लेंगे। लेकिन इस व्यवस्था में समस्या यह है कि अगर हमने इस सिस्टम को लागू किया, यानी कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू किया, तो लोगों के जेब में पैसा तो पहुंच जाएगा, लेकिन समस्या यह आएगी कि क्या वो उससे भोजन ही खरीदेंगे, क्या उससे कोई दूसरी चीज वो नहीं खरीदेंगे, क्या उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो शराब में वो खरीदने में उसे खर्च कर देंगे। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हम उनके पास तक पैसा पहुंचाते हैं तो ये गंभीर संकट आ जाता है कि पैसा पहुंचाने के कारण जिस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ये इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू किया, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर हमारा मकसद सीधा ये है कि हम लोगों तक एक निश्चित भोजन पहुंचा सके, निर्धारित भोजन, निर्धारित खाद्यान्न पहुंचा सकें, जिससे कि देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार भूखा न सोए। और वो तभी पूरा हो पाएगा जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने प्रामाणिक तरीके से काम करेंगे। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम था, इसमें लागू नहीं किया जा सका।
ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया बाद में कि एक फूड कूपन सिस्टम भी लाया गया। फूड कूपन सिस्टम का मतलब ये है कि उन लोगों को एक कूपन दे दिया जाए कि वो किसी भी शॉप से जो है खाद्यान्न खरीद सकते हैं। लेकिन इस फूड कूपन सिस्टम को भी वर्तमान में लागू नहीं किया गया है सभी जगहों पर। लेकिन फिलहाल जो परिवर्तन किया जा रहा है वो ये कि हितग्राहियों की पहचान सही की जा रही है, उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, उन्हें राशन कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड इशू किया जा रहा है। जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन पर प्रॉपर निगरानी रखने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको कई गुना बढ़ाया जा रहा है, जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्राइस और इशू प्राइस यानी जिस प्राइस पर जो है राज्य सरकारें जो है हितग्राहियों को देती है अनाज, उसके बारे में बहुत सारे जो है व्यवस्था की जा रही है कि उन इशू प्राइसेस को और कम हम कितना कर सकते हैं। तो हमारा जो एक फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो बहुत महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है वर्तमान में। और उस फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से लोगों को एक निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। ऐसा माना गया कि देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को इस तरह से अनाज उपलब्ध करा पाएंगे हम। तो वो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के माध्यम से जो है हमारा गेहूं जो है वो 2 रुपए किलो, चावल 3 रुपए किलो और मोटे अनाज 1 रुपए किलो लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से भी ये जो हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसे और प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है बंद करने की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको और विश्वसनीय और इसे और ज्यादा लोगों तक लाभ इसको पहुंचाया जा सके, इस पर प्रयास करने की जरूरत है और सरकार इस दिशा में कोशिश कर भी रही है। धन्यवाद।